पर माफिया का एक्शन, फिर योगी सरकार का जोरदार रिएक्शन। आखिर मुस्लिम नेताओं को क्यों टेंशन? यह तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, जहां की कानून व्यवस्था को लेकर कुछ नेता और खास तौर पर समाजवादी पार्टी के सांसद पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज में हुए हत्याकांड के बाद सवाल उठा रहे थे। लेकिन प्रयागराज में शूटआउट 24 फरवरी को हुआ था और आज 1 मार्च है। एक अपराधी ढेर हो चुका है और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। लेकिन कुछ सियासतदान को लगता है कि देश में कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ धर्म के नाम पर देश में सियासत हो रही है। जिस दौर से आप लोग गुजर रहे हैं, शायद हिंदुस्तान में इससे बुरा दौर हमारे ऊपर कभी नहीं आया। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सही बात है। अदालतों से अलावा पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर कानून बने, सीएए आया जिसके अंदर मजहब के हिसाब से अगर कोई मुसलमान बाहर से यहाँ की आपकी नागरिकता लेना चाहेगा तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। दरअसल 2024 से पहले अब मुस्लिमों को भड़काने की होड़ सी लग गई है। पिछला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में जिस तरह से बीजेपी का मुस्लिम वोट बैंक बढ़ा है और लोगों ने मोदी योगी की जोड़ी पर खुले दिल से भरोसा दिखाया, उसने मुस्लिमों की कथित नुमाइंदगी करने वाले नेताओं के माथे पर शिकन डाल दी। यही वजह है कि आजकल देश में मुस्लिम समाज को हर कीमत पर भड़काने की भरसक कोशिश की जा रही है। एसटी हसन ने पहली बार इस तरह के बयान नहीं दिए हैं। पहले भी वे विवादित बयान दे चुके हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जैसे सांसद भी अपने बयानों से इस आग को बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। साल के बाद उनके बनाए हुए मदरसों के ऊपर ऐसी आफतें आई कि बुलडोजर का खतरा हो रहा है और आसाम में चल भी रहे हैं। वो निज़ाम खत्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा, और जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे, और गुनाह करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी हमारे ऊपर। साथियों, अपने आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र करो। आमतौर से मुसलमानों के साथ तो जुल्म हो इस देश में है ही, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बहरहाल इस निज़ाम को ठीक नहीं कर रही है। ठीक है भाई, झगड़े तो मुल्क में कहीं ना कहीं होते रहते, लेकिन इस किस्म के झगड़े के उनको गोली मार दी गई, किसी का एक कर दिया गया, ये क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? सियासत में विक्टिम कार्ड को राजनीतिक दल ट्रम्प कार्ड मानते हैं और यही कारण है कि जैसे ही कोई मुद्दा अल्पसंख्यक और दलितों से जुड़ जाता है, बिना उसकी हकीकत जाने कुछ विरोधी दल इसे हवा देने लगते हैं। प्रयागराज में शूट आउट हुआ तो सरकार के एक्शन का इंतजार किए बिना ही माहौल खड़ा किए जाने लगा। मुस्लिमों को पुलिस और कानून के साथ साथ सीए और एनआरसी का डर दिखाकर फिर से मुस्लिम नेता अपना वोट बैंक मजबूत करने की प्लानिंग में जुट गए हैं। का अपराधीकरण करने वाली पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है और श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सभी अपराधियों, माफियाओं, गुंडों के सरदार हैं। और अगर उनका फोटो अभी जो भी आया, कल भी मैं कह रहा था, अभी आगे हो सकता है और भी फोटो आवे। हमारी नीति में बेहतर कानून का राज है। सामाजिक आधार पर किसी भी समाज का उत्पीड़न करना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हम सबको साथ लेकर चल। वो कह रहे हैं मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहा है, मुस्लिमों की पंचायत में ऐसी बात कह रहे हैं वो। अब उनकी इस प्रकार की मानसिकता है, वो इसी तरह का भेदभाव अपनी सरकारों में वो करते रहे हैं। प्रयागराज में जिस जफर अहमद के घर पर सरकार का बुलडोजर चला, वो धर्म से मुस्लिम हो सकता है, लेकिन असल में वो एक ऐसा कुख्यात अपराधी है जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक हत्याकांड के गवाह को सरेआम गोलियों से भून डाला। और अगर ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार इस तरह से बुलंद कार्रवाई नहीं करेगी तो प्रदेश और देश की जनता के साथ नाइंसाफी है। फिर सवाल यह है कि आखिर एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि इस देश में कहीं सुनवाई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बिना किसी देर के सीधे चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रशांत उमराव जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ में हैं, कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दानिश कुरैशी जी प्रवक्ता एआईएमआईएम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले
हमारे साथ में आशुतोष, हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, हर जानकारी हर खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, एक बात समझ में नहीं आती, क्यों कुछ नेताओं को अपराधियों में भी धर्म नजर आने लगता है? शफीकुर रहमान, एसटी हसन, क्यों करते हैं ये सब? देखिए, वो चूंकि राजनीतिक व्यक्ति है तो वो हर चीज में राजनीति ही खोजते हैं, राजनीतिक चश्मे से ही हर चीज को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जो तस्वीर है वो बहुत दिलचस्प है। जिस अतीक अहमद और अतीक अहमद के गुर्गों ने उमेश पाल की हत्या की थी, उसके घर को किस तरीके से अब जमींदोज करने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। जो बाबा का बुलडोजर है वो यहाँ पे गरज रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जफर अहमद का मकान है और इसके मकान का जो आगे का हिस्सा है वो उसे पूरे तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। अब सबसे पहले गेट को तोड़ा गया, उसके बाद चारदीवारी को तोड़ा गया और अब इसके बाद जो घर के आगे का हिस्सा है वो उसे पूरे तरीके से जमींदोज कर दिया गया। हालांकि अभी जो बुलडोजर है वो रुका हुआ है। कहा यह जा रहा है कि पूरे मकान को टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो पूरा मकान है एक साथ भरभरा कर गिर जाए, उससे बचने के लिए टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। फिलहाल हम आपको घर के अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए कि ये एक आलीशान मकान था। लगभग 200 वर्ग मीटर में ये मकान बना हुआ था। बताया यह जा रहा है पीडीए के अधिकारियों की ओर से कि इसका इस मकान का नक्शा नहीं बना था, नहीं पास हुआ था और इसी मकान में जो शाइस्ता परवीन है यानी अतीक अहमद की जो पत्नी है पिछले 2 सालों से रह रही थी अपने बच्चों के साथ, अपने परिजनों के साथ। और बताया यह जा रहा है कि इसी मकान से जो पूरी वारदात की जो साजिश थी रची गई थी। इसी मकान के बाहर से वो क्रेटा कार भी बरामद हुई थी जिसमें जो बदमाश थे वो उमेश पाल को मारने की पहुंचे थे और वारदात को अंजाम देने के बाद उस कार को इस घर के कुछ दूरी पे ही छोड़कर फरार हो गए थे। तो एक बड़ी कार्रवाई है, चूंकि बड़ी कार्रवाई की तस्वीरें यहाँ पर देख भी रही हैं और हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप कपिल श्रीवास्तव जी ये बताइए कि हर बार ऐसा क्यों लगता है कि इस देश में कहीं कुछ सही नहीं हो रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है? का रहने वाला है। सबसे पहले एक चीज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जब इस चीज का हमेशा से दावा करती रही है कि उसने राम राज्य स्थापित कर दिया, 0% टॉलरेंस की नीति है जी। अभी कुछ ही दिन पहले लखनऊ के अंदर जो है माफियाओं के बीच में शूट आउट हुआ, वो क्या था? जो विजय दुबे के साथ और पुलिस के बीच मुठभेड़ और तमाम तरह की चीजें वहां सामने आई, उसका क्या हुआ? अभी तक कुछ सामने नहीं है। और फिर उसके बाद ये प्रयागराज में एक अधिवक्ता की हत्या। अधिवक्ताओं ने मिलकर के पिछले 6 वर्षों से योगी जी से गुहार लगाया कि एक अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट ला दीजिए, प्रोटेक्शन एक्ट ला दीजिए, लेकिन ये अधिवक्ताओं के हित की बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आए दिन गोलियों का शिकार हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कपिल जी, आप अधिवक्ताओं की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप जो अपराध हो रहे हैं उनका आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन वहीं जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो फिर ये विक्टिम कार्ड क्यों खेला जाता है? मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ कि जो बिल संबद्ध कार्रवाई है आप करिए, कौन रोक रहा है? अरे आप ही के यहाँ के नेता हैं। मान लीजिए, नहीं पूरी बात जी पूरी बातें आने दीजिए। मैं खुद एक प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ और मैं विधि को जानता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि अगर 302 किसी ने किया है, अगर आजीवन कारावास या फांसी की सजा उसमें है तो उसमें बुलडोजर चलाने वाली सजा किस एक्ट के अंदर है? और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आपकी लोकल इंटेलिजेंस इतनी कमजोर कैसे है, अपनी पुलिस इंटेलिजेंस इतनी कमजोर कैसे है कि गुजरात के अंदर जहां आपका चाकर है वहां से एक आदमी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, एक आदमी बरेली के जेल से बैठ के कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और घटना के बाद आपको तुरंत सारे तार मिल जा रहे हैं, लेकिन घटना के पूर्व आपको जानकारी क्यों नहीं मिलती है? ठीक है सीधे इस पर बात करेंगे। अच्छा, शराब नहीं आती इन लोगों को? ठीक है, एक जवाब ले लेता हूं बीजेपी से, बताइए, तुरंत जवाब दे दीजिए उमराव जी। कार्रवाई हो रही पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही है, जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जहां पर कोई इस तरह का अवैध निर्माण किया गया है, वो इस तरह की कार्रवाई पूरे देश में हर जगह इस तरीके से होती रहती हैं। और दूसरी बात जो है, इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। जो इससे मुख्य आरोपी जो साजिश करता है अशरफ अजीम जो है, तो समाजवादी पार्टी ने उसको 3 बार टिकट दिया, 2004 के बाई इलेक्शन में, 5 में और उसके बाद 7 में। जिस व्यक्ति ने स्वयं गोली चलाकर बुलडोजर की बात आप क्यों करते हैं? उस अशरफ अजीम को समाजवादी, अगर ये अपराध की वजह से नहीं चल रहा है, अपनी पार्टी की वजह से चल रहा है, बाबा के बुलडोजर की कौन सी बात है? जो हत्या होती है, जो शूटर है, उनकी फोटो धर्मेंद्र यादव के साथ आ रही है।
अखिलेश यादव के साथ आ रही है, तो कहीं न कहीं इनका समझदारी अपराधियों माफियाओं के ऊपर रहा है। और हम इनको जब बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, जनशक्ति की कार्रवाई होती है, सेंटर होता है, समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। अपराधियों को अच्छा, आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं कि जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कपिल श्रीवास्तव जी, इनकी आवाज थोड़ी लाइन, ऑडियो लाइन थोड़ी क्लियर हो जाए ताकि और अच्छे से इनकी बात हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। और अवधेश जी, ये क्या हो क्या रहा है? क्या ये माना जाए कि सियासत में विक्टिम कार्ड को ही ट्रम्प कार्ड यहां पर मान लिया गया है और इसलिए बार बार कह दिया जाता है कि देखिए टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी अभी उस मानसिकता से नहीं निकली है जिस मानसिकता से वो सत्ता में आई थी। वो दौर जो खासकर 89 का दौर था, वो राजनीति के अपराधीकरण का था। यद्यपि वीपी सिंह थे केंद्र में, लेकिन वहां मुलायम सिंह थे। तो वो राजनीति के अपराधीकरण के कारण अपराधियों और माफियाओं का महिमा मंडन करते हुए राजनीति में टिकट देना या जिनको टिकट दिया है उनको उनकी मदद से जिताना, ये इस परंपरा से वहां की पार्टियां, पहले कांग्रेस भी थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी बढ़ी। आप ये देखिए ना, विक्रम सिंह जी को याद, यहां बैठे हुए हैं, अतीक अहमद जिस चांद मियां के साथ जो है आगे बढ़ा, उसके खिलाफ चुनाव लड़के हराया, उसको मार दिया समाजवादी पार्टी का शासनकाल में। आखिर इस समय, अभी इस समय जो कपीस जी बोल रहे हैं 2004 में, 2014 में लोकसभा का चुनाव किसके टिकट से लड़ा है? वो इलाहाबाद पश्चिम से एसपी के टिकट से। 2018 में किसके टिकट से लड़ा है? सुनिए, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से नहीं लड़ा। अतीक अहमद, नहीं, अतीक अहमद 2018 में भाजपा के टिकट से लड़ा है। कैसे बात कर रहे हैं आप? अरे भाई कपीस जी, अतीक अहमद तो जेल में 2018 में वो भाजपा के टिकट से कब लड़ गया? आप 2018 में कब भाजपा के टिकट से लड़ गया? लोग भी हंसेंगे आपकी बात। ऐसी जगह सुन लीजिए, हिमांशु, ऐसी स्थिति थी। अरे सुन लीजिए, पश्चिमी इलाहाबाद पश्चिमी से देखिए, आपकी इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन एक ये तस्वीर जो हम लगातार यहां पर दिखा रहे हैं, जिस घर पर, नहीं, आपकी बात पूरी कंप्लीट करूंगा, लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये देखिए 2 राइफल। ये जिस घर पर बुलडोजर चल रहा है, जो जफर का घर बताया जा रहा है अतीक के गुर्गे का, वहां से ये राइफल्स निकली हैं और ये पुलिस उस घर से बाहर लेते हुए दिखा रही है। ये दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अंदर क्या क्या मिल रहा है। जो लोग कह रहे हैं ना कि हमेशा टारगेट किया जाता है, कहीं कुछ सुनवाई नहीं होती है, ये वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब अपनी बात पूरी करिए और एक बार कपिल श्रीवास्तव जी 2018 की जो आप बात कर रहे हैं तो क्लियर कर लीजिए, कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए दर्शकों तक। हाँ, नहीं, 2018 देखिए हिमांशु भाई, मैं बहुत साफ एक बात आपको कह रहा हूँ, आप कि समाजवादी पार्टी का कभी भी अतीक अहमद या उसकी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रहा। अच्छा, जो रहा वो पीस पार्टी का था, जो रहा है वो बहुजन समाजवादी पार्टी का। आज भी टिकट से चुनाव लड़ा, कैसे बात कर रहे हैं? सुनिए मेरी बात। और जो बात कर रहे हैं भाई, सुनिए मेरी बात। हाँ, सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुनिए पहले, क्लियर कट बोलिएगा, क्लियर कट करके उनको दावत खिला रहे हैं, खिला रहे हैं। जब पंजाब में मुख्तार अंसारी खा रहा था, अब आपने बात यहाँ पर दूसरी छेड़ दी, बात आपने यहाँ पर दूसरी छेड़ दी है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब विक्रम सिंह जी, आप पूर्व डीजीपी रह चुके उत्तर प्रदेश के, कानून व्यवस्था को बहुत बारीकी से आप समझते भी हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जब भी अपराधियों पर इस तरह की कड़ी कार्रवाई की जाती है, कुछ लोग क्यों आते हैं और ये कहते हैं कि कहीं पर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है? हिमांशु जी, डूबते को तिनके का सहारा, ये जो लोग बोल रहे हैं ये हमारे मुसलमान भाइयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। हमारे मुसलमान भाइयों की प्रतिनिधित्व किया था एपीजे अब्दुल कलाम, भारत रत्न हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने, हवलदार अब्दुल हमीद, परमवीर चक्र विजेता ने, ब्रिगेडियर उस्मान ने। इस तरीके के मुसलमान भाइयों ने हमारी लीडरशिप ली है। और जिस देश में मुसलमान विश्व में सबसे ज्यादा सुखी है, ऐसे बयान दे के अपने आप को हल्का करना, झूठ का पुलिंदा लेकर के जो हमारे मुसलमान भाई उनको वर्गलाने का काम इनका यही रहा। इसके पहले भी इन्होंने पीएफआई के बारे में ऐसे बयान दिए थे। जग जाहिर है कि वो आईएसआई की प्रॉक्सी कर रहे थे, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरी है, वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलनी है, और इसलिए उन्होंने पीएफआई के बैन और कार्रवाई को भी ऐसी ही आलोचना की थी। तो बेहतर ये होगा कि सरकार ये देखे इनकी आलोचना करने वालों का ये जो जरा सी बात पे ये ढिढोरा पीटने लगते हैं कि तुष्टीकरण, तो क्या किसी जात बिरादरी, अगर मैं क्षत्रिय तो छूट है किसी तरीके की डकैती डालें, हत्या करें, हत्या करेंगे, डकैती डालेंगे हिमांशु जी, तो उसके परिणाम कानूनी होंगे ही होंगे। अच्छा, दानिश कुरैशी जी,
जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है या फिर कुछ भी सवाल उठाए जाते हैं तो आप लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि मोदी योगी देखिए क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ। हमेशा ये कहा जाता है कि दबाने की कुचलने की कोशिश यहां पर की जा रही है। क्यों ये डर दिखाया जाता है मुस्लिमों को? देखिए हिमांशु जी, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल पैनल पे बैठ के बहुत सारे क्या कहते हैं मिसलीडिंग चीजें क्रिएट की जा रही। तो एक बात पहले तो क्लियर करिए कि आज अगर ये जो निर्माण तोड़ा गया है इसकी वैधता के चलते तोड़ा गया है तो आप छोड़ दीजिए कि प्रयागराज की जो घटना हुई है उसका ये काउंटर है। आप कहिए कि योगी सरकार का फेल्यूर है, नाकाम रही योगी सरकार और ये घटना घटी। अब जब वहां कुछ नहीं कर पाए तो कुम्हार पे बस ना चला तो गधे के कान मरोड़ने का काम करने चले हैं कि भाई परमिशन लोकल अथॉरिटी की परमिशन नहीं लिए, या अवैध निर्माण है इसलिए तोड़ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या अवैध निर्माण पूरे उत्तर प्रदेश में ये अकेला ही रह गया है? दिक्कत क्या है कि दरअसल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बजाय वो जिस परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं लोगों को सेटिस्फेक्शन दिखाने के चक्कर में, या खुद की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, आप मुझे ये बताइए। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब कुछ देना चाह रहे हैं विक्रम जी? ले लेते हैं, मैं खत्म कर लूं, मैं खत्म कर लूं फिर। अच्छा ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। हाँ जी जी जी, मैं वही कह रहा हूं। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में कितने अवैध निर्माण हैं और कितने तोड़े जाएंगे। क्या तोड़े जाएंगे या सिर्फ अगर कोई गुनाह करेगा तो निर्माण? चलिए आपकी बात का तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया, वो फिर पूछ लूंगा। विक्रम जी आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? जी, दानिश साहब ने बड़ी विद्वतापूर्ण बात कही है, लेकिन दिन दहाड़े जिसने बम चलाया है, दिन दहाड़े जिसने हत्या की सरेआम, लोक कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया है, तो सबसे पहले उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके कार्रवाई होगी प्राथमिकता के आधार पर। ऐसा नहीं है, निर्माण आपने बिल्कुल सही कहा, प्रदेश में लाखों में नहीं करोड़ों में होंगे, लेकिन जिसने दिन दहाड़े की है सबसे पहले सरकार की सेवा उनके लिए होगी। और ये मैं चूंकि कर चुका हूं हिमांशु जी, रियल लाइफ में कर चुका हूं, 36 साल किया है। जो हमें मौका देगा, दस्तक देगा, जो अपने मुसीबत का दावतनामा पेश करेगा तो उसके नक्शे और उसके लाइसेंसेस, ये बात स्पष्ट कर दिया आपने। अब मेरे को दानिश जी ये बता दीजिए कि ये डर क्यों दिखाया जाता है योगी और मोदी का कि देखिए सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है? सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए मुसलमान जो है ना, सारी दुनिया का मुसलमान खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता है। मंशु जी एक बात ये समझ, रह गई बात कि उनके साथ पॉलिटिकली या अगर आप पावर में हैं तो आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आपको पॉलिटिकल आवाज बुलंद तो ये आप तय करते हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सुनिए सुनिए, सुन तो लीजिए। सवाल ये है कि जब आप पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो बोलेगी नहीं, क्योंकि उनकी तो पॉलिसी। अरे बीच में मत इंटरव्यू। अरे भाई इंटरव्यू इसलिए कि आप बोलिएगा, आपने कहा खुदा से नहीं डरता है, नहीं डरना चाहिए, तो बीच में जाके किसी को गोली मार देगा? नहीं सुनिए, डर हमको किसी से नहीं है। सुनिए वो गोली मार देगा, सुनिए, अरे सुनिए, वो गोली मार देगा तो कानून में प्रावधान है, वो अपने अंजाम को पहुंचेगा कानून के माध्यम से। आप मुझे ये बताइए, तो वही तो यही तो सवाल है। अभी आपको परेशानी होगी, मैं सवाल करूंगा तो आपको परेशानी होगी। और एक कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन जाएगा और अपने खिलाफ मामले खत्म कर देगा तो उससे परेशानी नहीं होगी। तो मुझे लगता है अब तो गुंडों में होड़ मच जाएगी कि भाई मुख्यमंत्री बन जाइए और अपने खिलाफ जितने भी मामले हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा टर्न कर दिया, लेकिन कपीश जी वही बात कि कानून में प्रावधान है, कानून कार्रवाई करेगा, लेकिन जब कानून कार्रवाई करता है तो एसटी हसन, शफीकुर रहमान जैसे लोग सवाल खड़े कर देते हैं। करें तो करें क्या? बिल्कुल सवाल खड़े होंगे। जब एक तरफा कार्रवाई होगी तो करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ब्रजेश सिंह आपके 106 मुकदमे हैं, जिसमें 57 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें हत्या का मामला है। वो किसके शूटर रहे हैं? जिनको इन्होंने मानवीय बनाया हुआ है, अपना माननीय बनाया हुआ, उनके ऊपर नहीं होगा। पंडित सिंह जी के ऊपर नहीं होगा, तो अजय सिंह के ऊपर नहीं होगा। तमाम लोग हैं, मैंने एक 40-50 की लिस्ट में दे सकता हूं। नहीं कपीश जी एक बात बता दिए क्योंकि वक्त कम है, मैं सार पर पहुंचना चाहता हूं। क्या ये तय कर लिया गया है कि 2024 से पहले इसी तरह की राजनीति को आगे बढ़ाना है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि गुड अपराध और बैड अपराध चलेगा क्या? नहीं, अपराध गुड बैड कुछ नहीं, अपराध नहीं। मुझे ये बताइए, ब्रजेश सिंह पर मुकदमे हैं, लेकिन ब्रजेश सिंह पर इधर इस प्रकार से गोली मारने का कौन सा आरोप लगा है? माफिया के फिर वही बात, अगर 106 मुकदमे उन पे चल रहा है, उस पर कार्रवाई हत्या के मामले ब्रजेश सिंह से अतीक अहमद और ये उमेश हत्या के 57 मामले हैं, क्या कार्रवाई हो रही है? मानना चाहती है 57 हत्या के मामले ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? धनंजय सिंह के ऊपर मामले हैं, क्या कार्रवाई हो रही है? राजा भैया के ऊपर कौन सी कार्रवाई चल रही है? जरा मुझे आप बता दीजिए। ब्रिजभूषण सिंह पे 80 मुकदमे हैं, जिसमें दिन दहाड़े गोली मारने के भी मुकदमे हैं, उस पर कौन सी कार्रवाई चल रही है?
जो इस कारण अभी भी अपने स्वभाव से, अपने अपराध से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि राजनीति में, मजहब में और प्रशासन में हमको अभी भी सपोर्ट मिलेगा, तभी तो मुस्लिम बोर्डिंग होस्टों पे शफीकुर रहमान कहते हैं कि पुलिस को इतनी आजादी क्यों दे दी गई कि गोली मार देते हैं, लेकिन जो लोग सड़क पर हथगोले फेंकते हैं उन पर सवाल नहीं, उन पर कुछ नहीं बोलेंगे, उन पर चुप्पी साध लेते हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताइएगा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में है। देखिए, ये बात समझ में आ गई है कि समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम किस तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रशांत उमराव जी, इनका तो क्लियर है, लेकिन आप इसका सामना कैसे करेंगे? क्योंकि ये सवाल उठाएंगे और ये बताएंगे कि मुस्लिमों को दबाने की कोशिश योगी और मोदी कर रहे हैं और ये आगे लेकर जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई जाति धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं करती। हम जो भी अगर कोई अपराधी माफिया है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उन पर समान रूप से कार्रवाई की गई, चाहे बलिया से लेकर गाजियाबाद से लेकर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ऐसे मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो विषय नहीं है। विषय यहाँ पर भी एक बात सुनिए, संजय की बात चल रही है, ब्रजेश की बात चल रही है, सब पर कानूनी मामले दर्ज हैं, सब पर अदालत में सुनवाई हो रही है, लेकिन जो कोई सड़क पर हथगोले किसी की हत्या करेगा उस पर तुरंत एक्शन भी न लिया जाए, ये बात समझ से परे है। खैर, जिस तरह की तुलना समाजवादी पार्टी कर रही है, इनको ये समझना चाहिए कि जनता सब सुन रही है, सब देख रही है, सब समझ रही है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में चांद मियां की हत्या समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, अब वो तुलना यहां पर भी कंपेयर करेंगे तो जनता यहां पर ये तुलना देख रही है कि कौन कैसे कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया।